वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिवाली के बाद आज ये टॉपिक में वापस से यहाँ पर टीडीएस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आज इस क्लास में हम एक नए सेक्शन के ऊपर बात करेंगे जो फाइनेंशियल ईयर 2025-6 में एप्लीकेबल होगा, यानी 1 अप्रैल 2025 से एक नया सेक्शन टीडीएस में इंट्रोड्यूस कर रही है गवर्नमेंट। उसके ऊपर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सेक्शन 194 टी। कौन सा सेक्शन? 194 टी। ठीक है, ये सेक्शन क्या है, इसकी पूरी ब्रीफिंग हम इस क्लास में करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेक्शन 194 टी किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो देखिए, अगर आप पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं, याद रखिएगा, आप सब जानते हैं कि बिजनेस के अलग अलग तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं और उन्हीं में से एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी। जब कुछ लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, तो जब कुछ लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूं, मान लो 4 पार्टनर है, ए बी सी डी, चारों जनों ने मिलकर एक बिजनेस इस्टेब्लिश किया, तो या तो ये पार्टनरशिप फर्म होगी या इसको रजिस्टर्ड करा दिया एलएलपी एक्ट में तो वो एलएलपी कहलाएगी। तो या तो वो पार्टनरशिप होगी या एलएलपी होगी। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने, अभी तक मैं आपको बता दूं, अभी तक क्या हो रहा था कि पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर किसी भी तरीके का पैसा विड्रॉ करते थे, चाहे वो सैलरी ले रहे हैं, चाहे वो प्रॉफिट ले रहे हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, चाहे उन्होंने फर्म को लोन दे रखा है, लोन पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, ड्रॉइंग कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके का टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं था। किनके ऊपर? पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर द्वारा विड्रॉ की जाने वाली किसी भी प्रकार की राशि पर कोई टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आज दिन तक नहीं थी। अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2025 से गवर्नमेंट ने जो फाइनेंस बिल जो फाइनेंस बिल था 2024 का, उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन यहां पर इंट्रोड्यूस किया जो कि 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी पार्टनरशिप फर्म से अगर पार्टनर किसी भी तरीके का पैसा विड्रॉ करता है तो उसके ऊपर भी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होगी और वो सेक्शन बताएगा 194 टी। याद रखिएगा, तो याद रखिएगा, यानी सीधी सी बात है कि नए फाइनेंशियल ईयर से आप एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है तो आपको पैसा लेते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा इस सेक्शन का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी दिवाली का जो वीक था पूरा कंप्लीटली वेकेशन वीक था, है ना। तो इस वेकेशन वीक में मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर पोस्ट की है। आप लोग इन वीडियोस को जरूर देखिएगा, डेफिनेटली आपका नॉलेज बहुत ज्यादा इनहेंस होगा। उसमें जैसे एक वीडियो है टीडीएस के बेसिक्स, टीडीएस क्या होता है, कौन काटता है, क्यों काटता है, रिफंड कैसे लें, अकाउंटिंग कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो डिडक्टर और डिडक्टी की बुक्स में अकाउंटिंग आप कैसे करोगे, एक्सेल के अंदर फाइनेंशियल कैलकुलेशन हर व्यक्ति को आनी चाहिए। आज आप लोन लेने जा रहे हो, आप किसी व्हीकल पे गाड़ी खरीद रहे हो, लोन लेने जा रहे हो, सामने वाला फाइनेंस वाला आपको ईएमआई बता रहा है, डाउन पेमेंट बता रहा है, ब्याज की रेट बता रहा है, आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए स्वयं कि वो सही बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो फाइनेंशियल कैलकुलेशंस एक्सेल में, कंसोलिडेटेड ई वे बिल क्या होता है, कौन बनाता है, कैसे बनाता है, क्यों बनाना पड़ता है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इन वीडियोस में मिल जाएगी। जीएसटी इनवॉइस, ये बहुत अच्छा वीडियो है, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आप कभी भी बिल बनाने में मिस्टेक नहीं करोगे। यानी किन कंडीशंस में बिल में कौन सा टैक्स लगेगा इस वीडियो में कंप्लीटली समझाया गया है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसको लेना होता है, कब लेना होता है, कैसे लेना होता है, नहीं लेंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो में मिलेगा। दिवाली अभी फेस्टिवल था तो मैंने कुछ फेस्टिवल से रिलेटेड वीडियोस भी पोस्ट किए यूट्यूब चैनल पर, जहां पर दिवाली गिफ्ट्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट, बहुत अच्छा वीडियो। अगर आप जीएसटी के स्टूडेंट हैं और जीएसटी की समझ रखते हैं तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो देखना चाहिए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आप दिवाली गिफ्ट पे कैसे लोगे। वैसे तो नहीं ले सकते, ब्लॉक क्रेडिट में आता है, लेकिन कैसे लोगे। ठीक है, और ये वीडियो बहुत आम, मतलब हर व्यक्ति के काम का वीडियो है, जिसमें जैसे अगर आपके पास गोल्ड रखने की क्या लिमिट है बेसिकली घर में। ठीक है, तो ये कुछ वीडियोस मैंने अभी अभी रिसेंटली दिवाली वीक में पोस्ट किए हैं, इनको आप जरूर कॉमर्स हब के यूट्यूब चैनल पर जाकर विजिट करिए, देखिए कंप्लीटली, आपका नॉलेज डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला। चलिए आते हैं हम लोग सेक्शन 194 टी के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एट प्रेजेंट अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी अपने पार्टनर को किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करती है तो उस पर कोई टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती, याद रखिएगा। ठीक है, यानी टीडीएस एप्लीकेबल ही नहीं है, पार्टनर चाहे कितना भी पैसा कैसे भी अपनी फर्म से विड्रॉ करें। ठीक है, टीडीएस एप्लीकेबल है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो एप्लीकेबल है एम्प्लॉइज के केस में। यानी सोचिए अगर पार्टनरशिप फर्म में या एलएलपी में कोई एम्प्लॉई है और फर्म
अपने एम्प्लॉय को कोई पेमेंट कर रही है तो उस पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी, जैसे अगर सैलरी पेमेंट कर रही है तो 192 के अंतर्गत टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होगी, याद रखिएगा। तो इफ एनी पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी अगर एम्प्लॉयज को पेमेंट कर रही है तो डेफिनेटली टीडीएस का मैटर बनता है वहां पर। लेकिन अगर अगर पार्टनर्स कोई पैसा निकाल रहे हैं फर्म से, पार्टनर्स कौन होते हैं? ऑनर होते हैं फर्म में। तो ऑनर अगर किसी भी रूप में किसी भी नाम से पैसा ले रहे हैं उस पर कोई टीडीएस की एट प्रेजेंट एप्लीकेबिलिटी नहीं है। भविष्य के लिए प्लान बन चुका है, रोड मैप तैयार हो चुका है और आपको 1 अप्रैल 2025 से ये एप्लीकेबल भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब सवाल एक और आता है, समझ ये भी होनी चाहिए कि सर पार्टनर्स फर्म से किस किस प्रकार की राशि विड्रॉ कर सकते हैं या किन किन नामों से पैसा ले सकते हैं। तो देखिए, पार्टनर्स फर्म से सबसे पहले तो प्रॉफिट लेते हैं। देखिए, पार्टनरशिप फर्म बनाने का उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट के लिए बनाई जाती है, प्रॉफिट लेते हैं। कई सारे पार्टनर्स फर्म से रेमुनरेशन या सैलरी के रूप में भी पैसा लेते हैं, वर्किंग पार्टनर है तो इंटरेस्ट के रूप में भी पैसा लेते हैं। कैपिटल पे इंटरेस्ट हो सकता है, लोन दिया तो उस पर इंटरेस्ट हो सकता है, या ड्रॉइंग भी करते हैं टाइम टू टाइम, विड्रॉ भी करते हैं पैसा। जरूरत है उनकी भी तो होती है ना, घर चलाना है तो ड्रॉइंग भी करेंगे, है ना। तो इन रूप से आप पैसा ले सकते हो। अगर कोई पार्टनर अलग से एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है उसको कमीशन भी मिल सकता है, बोनस भी मिल सकता है। तो कई तरीके से अलग अलग नामों से फर्म से पार्टनर्स पैसा ले सकते हैं। तो याद रखिएगा, चाहे आप इंटरेस्ट के रूप में पैसा ले रहे हो, बोनस या कमीशन के रूप में पैसा ले रहे हो, तो अभी वर्तमान में कोई भी टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन बजट 2024 से याद रखिएगा, जो कि नया प्रोविजन टीडीएस के अंतर्गत इंट्रोड्यूस होने वाला है, वो ये होने वाला है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को किसी भी प्रकार का कुछ टाइप्स का सर्टेन टाइप ऑफ पेमेंट्स करेगी तो उसके ऊपर सेक्शन 194T के अंतर्गत टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होगी। क्या क्या आज की इस ब्लॉग में या इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। सबसे पहले तो 194T के अंतर्गत कौन से पेमेंट्स कवर्ड होंगे, क्या रेट ऑफ डिडक्शन होगा, क्या टीडीएस की लिमिट होगी, थ्रेशोल्ड लिमिट, कितने अमाउंट से ऊपर पे कटेगा, ठीक है, कब काटा जाएगा, एप्लीकेबिलिटी कब होने वाली इस प्रोविजन की, और इसके जो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस हैं फर्म के ऊपर और पार्टनर्स के ऊपर वो क्या होने वाले, उनको हम डिटेल में यहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से पेमेंट कवर होंगे पार्टनरशिप फर्म द्वारा पार्टनर को पेमेंट किए जाने पर। याद रखिएगा, इस सेक्शन को पढ़ने के लिए या इस सेक्शन को अच्छे से समझने के लिए आपको डिडक्टर में किसको रखना है? फर्म को। एक तरफ फर्म और एक तरफ पार्टनर। डिडक्टी कौन होंगे? पार्टनर। तो डिडक्टर कौन होगी? फर्म। डिडक्टी कौन होंगे? पार्टनर। याद रखिएगा, आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि फर्म द्वारा पार्टनर को कोई पेमेंट किया जाता है तो फर्म टीडीएस डिडक्ट करेगी। कौन से सेक्शन में? 194T के अंतर्गत। ठीक है, अब कौन कौन से पेमेंट हो सकते हैं? सबसे पहले सैलरी। देखिए, सैलरी को कवर किया है कि अगर कोई भी फर्म से पार्टनर सैलरी लेते हैं तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी 194T के अंतर्गत। याद रखिएगा, सर 192 के अंतर्गत क्यों नहीं होगी? क्योंकि सैलरी पे तो 192 एप्लीकेबल होता है। 192 किन पे एप्लीकेबल होता है? रिश्ता क्या होना चाहिए 192 के लिए? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म का रिलेशन वैसा नहीं है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, ये तो ऑनर और बिजनेस का रिलेशनशिप है। तो पार्टनरशिप फर्म से मिलने वाली सैलरी पर याद रखिएगा, वो सैलरी इनकम भी नहीं होती पार्टनर की, वो पार्टनर के लिए तो प्रॉफिट होता है एक तरह से, वो पार्टनर के लिए तो बिजनेस इनकम होती है बेसिकली। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से सैलरी लेगा तो सेक्शन 194T एप्लीकेबल होगा। रेमुनरेशन सैलरी ही होता है, रेमुनरेशन क्या होता है? मेहनताना, है ना। तो रेमुनरेशन क्या होता है? सैलरी होता है। तो कई बार यूं होता है कि सैलरी को अलग नाम से भी दिया जा सकता है, बोनस कमीशन नाम से भी दिया जा सकता है, सेलिंग कमीशन नाम से भी दिया जा सकता है। तो ऐसे केस में बस आपको ये ध्यान रखना, सैलरी किसी भी नाम से दी गई सैलरी, रेमुनरेशन, कमीशन दिया आपने पार्टनर को, बोनस दिया, और आपने इंटरेस्ट दिया ऑन एनी अकाउंट। अब ऑन एनी अकाउंट का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट दो चीजों पे पार्टनर ले सकता है, ध्यान देना फर्म से। कौन कौन सी दो चीजें? देखिए, पार्टनर ने बिजनेस में पार्टनर कब बना होगा बताओ मुझे? कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यापार में पार्टनर कब बनता है? कैपिटल लगाता है। तो अगर उसने कैपिटल लगाई तो उसको उस कैपिटल पे ब्याज भी मिल सकता है। अगर आपने अब 11th-12th क्लास में पार्टनरशिप पढ़ा हो तो आपने ये नियम जरूर पढ़ा होगा कि पार्टनर्स को कैपिटल पर ब्याज देने का कोई रूल नहीं होता अगर उनके बीच में किसी प्रकार का समझौता ना हो, वैसा तो। लेकिन अगर उन्होंने आपस में समझौता कर रखा और कैपिटल पे क्या ले रहे हैं वो लोग? इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो याद रखिएगा कैपिटल पर इंटरेस्ट के ऊपर भी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होगी। और एक और तरीका होता है जो पार्टनर किसी फर्म को पैसा देता है, वो होता है लोन।
सर कोई भी ओनर अपने बिजनेस को लोन क्यों देगा? इसलिए देगा क्योंकि वो अकेला ओनर नहीं है, उसके साथ और भी लोग इंगेज हैं। सोचिए ना, 4 पार्टनर हैं, 4 में से चारों ने 1-1 लाख रुपए लगाकर 4 लाख कैपिटल लगा के बिजनेस शुरू किया। अब बिजनेस को और पैसे की जरूरत है, 5 लाख रुपए की जरूरत है। अब 4 में से 3 पार्टनर मना कर चुके हैं, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं देने को, और वो एक पार्टनर के पास पैसा है, लेकिन अब वो एक्स्ट्रा पैसा क्यों देगा? क्यों देगा एक्स्ट्रा पैसा? एक्स्ट्रा पैसा देकर क्या उसको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा? ऐसे केस में वो एक्स्ट्रा पैसा लोन के रूप में दे सकता है, क्योंकि अगर बिजनेस की नीड को पूरा करना है तो आपको कहीं एक्सटर्नल अथॉरिटी या कहीं ना कहीं बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से लोन भी तो लेना पड़ेगा, उन पे भी तो ब्याज भरना पड़ेगा। तो वो बंदा कहेगा कि आप बैंक को लोन दे रहे हो, उससे अच्छा मतलब बैंक से लोन लेके ब्याज दे रहे हो, इससे अच्छा मैं पैसा दे देता हूं, मुझे ब्याज दो। अब आप बोलोगे सर वो तो पार्टनर है, वो कैपिटल देगा, लोन क्यों देगा? वो कैपिटल देगा तो फिर वो मान लो आज 1-1 लाख रुपए की कैपिटल चारों की लगी हुई है, अब वो 5 लाख और देगा तो उसकी तो 6 लाख की हो जाएगी, और बाकी तीनों की 1-1 लाख की होगी, तो उस 6 लाख पर उसको क्या फायदा? तो वो या तो कैपिटल पर ब्याज लेगा, समझ रहे हैं, या फिर वो उस 5 लाख को एक्स्ट्रा पैसे को किस रूप में देगा? लोन के रूप में देगा, लोन पे ब्याज देगा। और लोन पे ब्याज देने का प्रोविजन भी होता है पार्टनरशिप के अंदर, याद रखिएगा। लोन पे ब्याज देने का क्या होता है? प्रोविजन होता है। कैपिटल पर ब्याज देने का प्रोविजन नहीं होता एज पर द पार्टनरशिप एक्ट। कैपिटल पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता जब तक पार्टनरशिप डीड में मेंशन ना हो, लेकिन लोन पर ब्याज देने का अधिकार, मतलब लोन पे ब्याज देने का प्रोविजन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में एक्स्ट्रा मनी अगर कोई पार्टनर फर्म को देता है तो लोन के रूप में भी दे सकता है। तो ऑन एनी अकाउंट का मतलब ये हो गया कि लोन अकाउंट भी हो सकता है और कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है। और अगर इन दोनों पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है, किसके द्वारा? फर्म द्वारा। किसको? पार्टनर को। तो फर्म क्या काटेगी? टीडीएस काटेगी। कौन से सेक्शन में? 194T के अंतर्गत। याद रखिएगा, हमेशा याद रखना, इस क्लास को अगर आपने कंप्लीटली देखा है या सुना है तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद हो जाएगी कि अगर कोई पार्टनर फर्म से सैलरी लेता है, रेमुनरेशन लेता है, कमीशन लेता है, बोनस लेता है, इंटरेस्ट लेता है, तो उसके ऊपर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होगी। अभी नहीं, लेकिन भविष्य में होगी। राइट? कब से होगी? 1 अप्रैल। अब ज्यादा दूर तो नहीं है ना 1 अप्रैल 2025। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नए सेक्शन इंट्रोड्यूस होने वाले हैं उनके ऊपर भी आपकी बारीकी से नजर होनी चाहिए। ओके, चलिए आज हम सिर्फ 194T के बारे में बात कर रहे हैं। अब सवाल ये भी आता है कि सर ये तो पता पड़ गया कि कौन काटने वाला है, किसका कटेगा, कब कटेगा, कौन कौन से नेचर ऑफ पेमेंट में कटेगा, ये तो पता पड़ गया, लेकिन कितना कटेगा और क्या लिमिट है सर? क्योंकि टीडीएस जब पढ़ रहे हो तो आपको रेट का भी पता होना चाहिए और थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट का भी पता होना चाहिए। तो देखिए टीडीएस की रेट जो होगी 194T के अंतर्गत वो होगी कितनी? 10%। कितनी होगी? 10%। और थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी ये भी मैं बता देता हूं। थ्रेशोल्ड लिमिट एक सिंगल पेमेंट पे नहीं होने वाली, इसमें ध्यान देना। थ्रेशोल्ड लिमिट होने वाली है कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर पर, यानी पर एनम लिमिट है कितनी? 20,000 की। यानी 194T के अंतर्गत 10% टीडीएस कटेगा अगर पार्टनर ने फर्म से 20,000 से ज्यादा पेमेंट उठाया किसी नाम से, तो टीडीएस फर्म को काट के देना पड़ेगा। यानी ये पर एनम लिमिट है, याद रखिएगा 20,000। सो रेट ऑफ टीडीएस इज 10% इन केस ऑफ 194T एंड द थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट इज 20,000 पर एनम। अगर कोई पार्टनर किसी फर्म से 20,000 से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर में पैसा प्राप्त करता है तो फर्म उसको कितना परसेंट टीडीएस काट के पेमेंट करेगी? 10% काट के पेमेंट करेगी। और ये सिंगल पेमेंट की लिमिट नहीं है बल्कि ये एग्रीगेट पेमेंट की लिमिट है, याद रखिएगा। इट इज नॉट सिंगल पेमेंट लिमिट कि सर हमने तो 18,000 ही दिए, आपने 18,000 दिए तो डेफिनेटली नहीं कटने वाला है। लेकिन अगर उसके बाद आपने 3,000 भी दिए और उस फाइनेंशियल ईयर में, तो फिर आपको उस 3,000 में से पूरे 21 18 और 3 कितना हुआ? 21 हो गया। तो पूरा 21,000 पे आपको टीडीएस काटना है 10%, 2100 रुपए। तो जो सेकंड टाइम आप 3,000 देने जाओगे वो 3,000 पूरे नहीं दोगे, क्योंकि पहले आपने 18,000 पूरे दे दिए। अब सेकंड टाइम आप एज अ पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटेंट हो तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप सेकंड टाइम जो 3,000 दोगे उसमें से सिर्फ 900 रुपए दोगे, 2100 रुपए का पेमेंट काट दोगे। क्यों? क्योंकि ओवरऑल एग्रीगेट अमाउंट आपने जो पेमेंट का कर दिया वो कितना कर दिया? 21,000। तो 21,000 का 10% कितना होता है? 2100। तो 3,000 में से 2100 काट लिए जाएंगे, याद रखिएगा, क्योंकि पहले के 18,000 में आपने 1 रुपया भी नहीं काटा। ऑलराइट, समझ रहे हो आप मेरे को? व्हेन टू डिडक्ट टीडीएस। अब टीडीएस कब कटेगा? ठीक है, तो याद रखिएगा टीडीएस इन दो
इवेंट में से जो भी पहले होगी, विच एवर इज अर्लियर डेट्स, टीडीएस की डिडक्शंस होगा। ध्यान देना, पहला क्रेडिट ऑफ सम या पेमेंट टू अकाउंट ऑफ पार्टनर इन द बुक्स ऑफ फर्म। फर्म ने अपनी बुक्स में उस पार्टनर को पेमेंट कब दिखाया, फर्म ने अपनी बुक्स में उस पार्टनर को पेमेंट कब दिखाया, और दूसरा एक्चुअल में उस पार्टनर को पेमेंट कब किया। याद रखिएगा, बुक्स में कब दिखाया या वास्तव में कब पेमेंट किया। हो सकता है पेमेंट ही नहीं किया और बुक्स में दर्ज कर दिया कि इसको ब्याज देना है, तो आप बोलोगे सर दोनों चीजें तो एक ही है, फर्म ने बुक्स में कब दिखाया और पेमेंट कब किया, दोनों चीजें एक ही नहीं है। क्योंकि फर्म तो एक्रूअल बेसिस पर अकाउंटिंग कर रही है। फर्म ने हो सकता है सैलरी के नाम से या ब्याज के नाम से ड्यू एंट्री पास कर दी हो अपनी बुक्स में और पेमेंट अभी तक किया ही ना हो, तो अगर ड्यू एंट्री पास कर दी, बुक्स में पहले आ गई, पेमेंट नहीं किया, तो भी पहले बुक्स में रिकॉर्ड किया, इसका मतलब आपको टीडीएस डिडक्ट करना दिखा और करना, और उस डेट में जिसमें आपने डिडक्ट किया है आपको उसके अकॉर्डिंग उसको चालान के जरिए जमा भी कराना है टैक्स डिपार्टमेंट को, स्टेटमेंट में भी दिखाना है, और सामने वाले को सर्टिफिकेट भी इश्यू करना है टीडीएस का, भले ही उसका पेमेंट आपने उसको किया नहीं अभी तक। तो पेमेंट की डेट या आपने अपने बुक्स में उसकी एंट्री कब की, वो डेट, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जिम्मेदारी होगी। याद रखिएगा, आपको किसको, फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को, और एलएलपी दोनों पे लागू हो गए नियम। एलएलपी मतलब याद रखिएगा, एलएलपी का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, होती पार्टनरशिप फर्म ही है। एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म एक ही होती है। एलएलपी बस ये होती है कि अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी एक्ट के अंतर्गत 2008 एलएलपी एक्ट बना, उसके अंतर्गत अगर किसी फर्म को रजिस्टर्ड करा देते हो तो फिर वो एलएलपी में कन्वर्ट हो जाती है। याद रखिएगा, वो एलएलपी कहलाती है। तो दोनों एक ही होती है, दोनों पे लागू होगा नियम। ओके, एक और चीज बताता हूं, देखिए यहां पर एक चीज दे रखा है कि पेमेंट या सम टू द अकाउंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, आपने पेमेंट किया है अकाउंट, पार्टनर के अकाउंट में, तो आप, या फिर आपने एक्चुअल में पेमेंट किया, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। नीचे यहां पर नोट में यह भी बता रखा है क्रेडिट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑल्सो, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप पेमेंट नहीं करते हो। आपने अगर पार्टनरशिप पढ़ा हो तो उसमें पार्टनरशिप में आपको एक तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है और एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, लेकिन उसमें भी दो मेथड होते हैं, जिसमें एक कैपिटल अकाउंट बनता है और एक करंट अकाउंट बनता है, होते हैं। तो करंट अकाउंट में क्या होता है, जो भी पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो भी चीजें होती, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, सैलरी वगैरह, वो करंट में दिखा दी जाती। और कैपिटल अकाउंट, देखिए कई बार ये होता है कि मैंने ये चालाकी भी कर सकता हूँ, अकाउंटेंट है यार, दिमाग तो ऑब्वियस ही बात है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है नंबर का दिमाग तो उनके पास बहुत होता है। सर टीडीएस तब काटना होता है जब हम पेमेंट करते हैं। मैंने कहा यस। तो सर अगर मैं पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर को ब्याज देना चाह रहा हूं तो मैंने उनको ब्याज का पेमेंट ही नहीं करना है। मैंने कहा फिर क्या करना है, उनकी कैपिटल अकाउंट में जोड़ देना है ब्याज, पेमेंट नहीं करना बल्कि कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देना, मतलब जोड़ देना, कैपिटल बढ़ा देनी है। पेमेंट नहीं कर रही फर्म की बैंक से कोई पैसा नहीं जाएगा, उनकी कैपिटल अकाउंट में आपने सैलरी को क्रेडिट कर दिया, इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया, कमीशन को क्रेडिट कर दिया, बोनस को क्रेडिट कर दिया, आपने उनकी कैपिटल में ही जोड़ दिया, क्योंकि वो ओनर है। आज नहीं लेंगे, भविष्य में तो लेंगे। तो आज तो आपने क्या कर दिया, कैपिटल में जोड़ दिया, तो क्या टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी? गलत, टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होगी। ध्यान देना, ये थोड़ा सा सेक्शन अलग है, दूसरे सेक्शन पेमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये सेक्शन पेमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। आपने उसके अकाउंट में जोड़ भी दिया ना तो वो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी, याद रखिएगा। समझ रहे हैं? इसीलिए यहां पर वर्किंग नोट में क्लियरली मेंशन है कि आपने अगर पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में भी क्रेडिट कर दिया ना तो भी ये सेक्शन याद रखिएगा एप्लीकेबल होगा और आपको टीडीएस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ऑलराइट, क्योंकि आज आप पहले 10 साल तक एक साल करके जोड़ते गए, बंदे ने 11वें साल वो विड्रॉ किया कैपिटल का अमाउंट, तो 10 साल तक तो गवर्नमेंट को कोई टैक्स ही नहीं जाएगा, टीडीएस ही नहीं जाएगा। तो ऐसे केस में याद रखिएगा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना भी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी हो जाना है, ध्यान देना, ठीक है, चाहे आप उनको पेमेंट करें या ना करें। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है कि सर एप्लीकेबल कब से होगा? मैंने कई बार बता चुका हूं कि एप्लीकेबल कब से होगा, 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल। अच्छा, कुछ कैंडिडेट यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, वो लिखते हैं कि सर काफी बार आप रिवाइज करते हो, बार बार बताते हो। देखिए मेरा मकसद
ये क्लास भी मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ बेसिकली, मेरे सामने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो हमारा मकसद होता है, हमें एज ए टीचर जो चीज़ें सिखाना मकसद होता है। तो हम बार बार चीज़ों को रिवाइज क्यों करते हैं? ताकि सामने वाला जो हमें सुन रहा है उसको वो चीज़ें क्या हो जाए, याद हो जाए। ओके, हमारा मकसद कतई ये नहीं है कि हम लोगों को खुश करें और कंटेंट को शॉर्ट में बनाएं। क्लियर? तो कब से एप्लीकेबल होगा? 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होगा। ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस क्या होंगे जब 194T इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 194T के आने के बाद क्या प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस होने वाले हैं। प्रैक्टिकली एट प्रेजेंट अगर किसी का फैमिली ऑन्ड बिजनेस है, फैमिली ऑन्ड बिजनेस जानते हो, 3 भाई है, 4 भाई है, चारों जनों ने मिलकर बिजनेस कर रहे हो और चारों ने क्या बना रखी है, फर्म बना रखी है। ठीक है, तो अ पार्टनर्स रेम्यूनरेशन विड्रॉन फ्रॉम अ फर्म डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज कैश इनफ्लो रिक्वायरमेंट्स, टैक्स implications etc. In many cases the withdrawal is on an ad hoc basis rather than structured. मतलब देखिए, फैमिली ऑन बिजनेस है, मैं अभी बता रहा था कि भाई भाई है, तो जब फर्म में अच्छा पैसा आ रहा है तो वो सैलरी लेंगे, जब नहीं आ रहा है तो सैलरी शायद न ले, तो वो सब चीजें उनके ऊपर है कि वो क्या सोचते हैं, और या फर्म की जो कमाई है उस पर डिपेंड करता है। एक स्ट्रक्चर्ड वे में पेमेंट नहीं होता है कि हर महीने सैलरी देना मतलब देना ही देना है, हर महीने ब्याज देना मतलब देना ही देना है। अब फैमिली ऑन बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट होगा तो अपन निकाल लेंगे, नहीं हुआ तो हम वेट करेंगे, राइट? तो वैसा ही होता है। ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ द अबव प्रोविजन द पार्टनर्स में नीड टू rationalize their withdrawal from firms as the withdrawal will entail a TDS deduction at the rate of 10%. अब इस केस में क्या होगा, आपको उसको बांट, अब आपको थोड़ा सा उसको स्ट्रक्चर्ड वे में करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक साथ लेने जाओगे एक साथ तो उसके ऊपर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होगी। अब क्या होता है कि पहले तो ये होता था कि कभी 12 महीने में 2 महीने आपने सैलरी ले ली, बाकी 10 महीने नहीं ली। अब आपको उसको बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में रेशनलाइज करना पड़ेगा विड्रॉल को। फर्दर देयर कैन बी अ सिचुएशन वेयर द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म which in case is practically determined once the books of the firm are closed for the financial year. So there can be a situation where firms might need to close simultaneously from the financial year, and considering the due dates for deposition of TDS of March quarter is 30th April, so to deduct the TDS on partners remuneration for the year ended 31st March, the books of accounts of the firm may need to be closed before the said period. अब ये अभी मैं बता रहा था कि जब आप स्ट्रक्चर्ड बेसिस पर कोई चीज नहीं करते थे तो आप जब मर्जी आए तब कर लेते थे। अब ये हो गया है कि भाई आपको टीडीएस के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। आपको टाइम टू टाइम बुक्स क्लोज करते वक्त आपको टीडीएस दिखाना होगा, वो एंट्री दिखानी होगी। पहले क्या होता था आदमी की वाह, फिर पहले यूं होता था कि पूरा फाइनेंशियल ईयर को कंसिडर नहीं करता था कि कब क्लोज हो रहा है, कब नया चालू हो रहा है, जब मर्जी आया पैसा निकाल लिया, क्योंकि कोई टीडीएस के प्रोविजंस तो एप्लीकेबल नहीं थे। अब हर चीज को वो क्या करेगा, माप तोल कर टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए करेगा, फाइनेंशियल ईयर को ध्यान में रखते हुए करेगा। उसको पता है कि 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, 30 अप्रैल तक उसको मार्च क्वार्टर का टीडीएस जमा कराना है, उसका रिटर्न फाइल करना है, तो वो स्ट्रक्चर्ड वे में सारा काम करेगा। यानी जो फर्म और पार्टनर्स के बीच में मोटे मोटे तौर पे अगर मैं क्रक्स की बात करूं तो फर्म और पार्टनर्स के बीच में जो लेन देन होते थे वह अनऑर्गेनाइज्ड लेन देन होते थे, या किसी तरीके के स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेन देन होते थे। ठीक है, वो पार्टनर्स के ऊपर था कि उनको कब लेना है पैसा। अब ऐसा नहीं होगा, टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे, उनको हर चीज को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, हमने ये देखा कि पेमेंट पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, ये ड्यू बेसिस पे भी एप्लीकेबल है। यानी आपने अपने अकाउंट में कैपिटल में जाके कोई चीज जोड़नी है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके ऊपर क्या एप्लीकेबल होना है, टीडीएस एप्लीकेबल होना है, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं एफएक्यूज के ऊपर। ठीक है, तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा इसको हम थोड़ा सा सारांश में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले, इस टीडीएस एप्लीकेबल ऑन पेमेंट मेड टू पार्टनर बाय अ फर्म? यस, डेफिनेटली अंडर सेक्शन 194T और बजट 2024 में इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हो जाएगा। व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस? 10% है ना। एंड व्हाट इज द एग्जम्पशन लिमिट? 20,000 एंड दिस इज द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, याद रखिएगा। ओके,
इज टीडीएस एप्लीकेबल ऑन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। क्या टीडीएस कैपिटल अकाउंट बैलेंस का रीपेमेंट करने पर भी एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। कैपिटल अकाउंट बैलेंस का रीपेमेंट क्या होता है? मान लो मेरी किसी फर्म में 10 लाख रुपए की पूंजी लगी हुई है, अब मुझे वो पूंजी वापस निकालनी है, तो उसमें से मैं 5 लाख रुपए निकाल रहा हूं, अपना ही पैसा ले रहा हूं फर्म से, तो क्या एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे में तो कोई भी व्यक्ति कैपिटल अकाउंट में पहले अपनी सैलरी क्रेडिट कर दे, इंटरेस्ट क्रेडिट कर दे, फिर वो कैपिटल अकाउंट के रूप में पैसा रीपेमेंट करे लेवे, तो मैं अभी अपन ने पढ़ा था कि वो सैलरी और इंटरेस्ट अगर कैपिटल अकाउंट में जाके जोड़ने जाएगा तो क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। तो दो बार तो टीडीएस लगेगा नहीं कि यार सैलरी में कोई चीज जोड़ रहे हो, सॉरी कैपिटल में कोई चीज जोड़ रहे हो तब भी टीडीएस लग रहा है, और वो कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हो तब भी टीडीएस लग रहा है। टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी सिर्फ एक इवेंट पर ही होने वाली है, राइट? तो याद रखिएगा कैपिटल अकाउंट में से आप जब ड्रॉइंग करोगे उस पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। ओके, कौन सी डेट से ये एप्लीकेबल होगा? 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होगा। ठीक है। विल टीडीएस बी एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट पेमेंट मेड टू पार्टनर्स? यस डेफिनेटली। अभी अभी अपन ने पढ़ा कि दोनों तरह के इंटरेस्ट पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होगी। कौन कौन से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन। याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी होता है एक, पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है? वो तो फर्म की इनकम होती। ठीक है, यहां पर फर्म किन किन चीजों का पेमेंट करता है उस पर बात हो रही है। तो आप फर्म के खर्चों पर बातें करें या फर्म के पेमेंट्स पे बात करें, फर्म की इनकम पर या फर्म की रिसिप्ट पर बात नहीं करें। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होगी कौन से सेक्शन में? 194T में। मोटे मोटे तौर पे अगर आपको इंटरव्यू में ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज 194T, कोई चार्टेड अकाउंटेंट है वो आपका इंटरव्यू ले रहा है और वो आपसे क्या पूछ रहा है? ओके, अकाउंटेंट जॉब में देखिए ऑब्वियस सी बात, टीडीएस का बहुत बड़ा रोल होता है। बिना टीडीएस के और जीएसटी के कोई भी बंदा अकाउंट्स में अच्छा नहीं कर सकता या बहुत आगे तरक्की नहीं कर सकता। याद रखिएगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर का बिलिंग कर रहे हो वो तक वहां तक तो ठीक है, पर अगर आपको बहुत ग्रो करना है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से बात करें, तो जीएसटी और टीडीएस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है अकाउंटेंट को। याद रखिएगा। तो आप एक अकाउंटिंग इंटरव्यू में गए और सीए अगर आपका इंटरव्यू ले रहा और उसने आपसे एक सिंपल सा सवाल वाइवा में पूछा कि 194T के बारे में क्या जानते हो, तो अब अपन ने इतना इस पूरी क्लास में डिस्कस किया, इसको हमें 1 मिनट के आंसर में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये बताना होगा कि सर 194T जो सेक्शन है वो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच में, पार्टनरशिप फर्म द्वारा जो पार्टनर्स को पेमेंट किए जाते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। वो पेमेंट में सैलरी, रेमुनरेशन, इंटरेस्ट, कमीशन या बोनस जैसे पेमेंट्स हो सकते हैं। ओके, 10% रेट ऑफ टीडीएस है। 20,000 से ज्यादा का एग्रीगेट पेमेंट अगर कोई पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को इन अ ईयर कर रही है तो देयर विल बी द एप्लीकेबिलिटी ऑफ 194T, और ये एप्लीकेबल होगा सर 1 अप्रैल 2025 से। जब एप्लीकेबल हो जाएगा, जब हम उस पीरियड में चले जाएंगे, उसके बाद तो हमें ये बातें नहीं करनी है, मतलब कब एप्लीकेबल होगा। अभी तो हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हम कौन से ईयर में? 24 में। ओके, बस ये इतना सा आपको बात करना है, इतना सा बताना है, तो सामने वाला समझ जाएगा हाँ आपको चीजें आती है। अब वो कोई और डीपली आपसे सवाल करता है तो आपके पास सारे आंसर है। ऑलराइट, सो दिस इज द 194T और ये आज की इस क्लास में हमने डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच।